दूसरा कार्य था। पहला था कुव्वत और इस्लाम मस्जिद, 1199 में बनी। ठीक। दूसरा है कुतुब मीनार, कुतुब कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इसके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर। क्या है ये? हो गई ऊंचाई। इसको समझेंगे पहले ऊंचाई की। शिखर की ऊंचाई कितनी है? केवल शिखर कितना ऊंचाई इसका? 2.75 मीटर। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। और शिखर कितना ऊंचा है? 2.75। इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी? सीढ़ियां, तो सीढ़ियां इसमें कितनी? 349। और अब हाल फिलहाल इसमें मंजिल है। पहले 7 मंजिला बनाई गई थी, लेकिन हाल फिलहाल मंजिल कितनी है? 5। ये 2-3 के बारे में। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। शिखर इसका जो है 2.75 मीटर का है। केवल सीढ़ियां 379 है। मंजिल इसमें कुल 7 मंजिला थी। इसके बाद इसके बारे में आगे थोड़ी सी पढ़ते हैं। इसमें जो इसकी स्थिति ये थी कि कुतुब मीनार की, इसमें 1199 की नींव रखी गई। 1199 में नींव रखी गई और 1206 में शुरू का, यानी 1199 रखी गई और काम कब शुरू हुआ? 1206 में शुरू हुआ। इसके बाद है 1211 से 1231 तक इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनाई। कितनी मंजिलें बनाई? 3 मंजिलें बनाई। ये सब मैं 1211 से 1231 के लिए 3 मंजिलें बनवाई। किसने? इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी कुतुब बेगम का विवाह हुआ। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको बाजार से इल्तुतमिश ने खरीदा। आगे चल के यही ताकत बनेगा गुलाम। अब यहाँ तक समझ आएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या हुआ? कुतुब मीनार में 3 मंजिलें किसने बनवाई? इल्तुतमिश। इसके बाद इसमें दिक्कत आ गई। इसमें कुछ भाग जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। और 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी मंजिल बनवाई? 5। स्थिति क्या थी? नींव रखी गई 1199 में, काम शुरू हुआ 1206 में। ठीक। और जब इसमें एक आध मंजिल बनी तो उसके बाद तो भाग क्षतिग्रस्त इसका हुआ। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी मंजिल बनवाई? 5वीं मंजिल बनाई। ऐसे स्थिति यहाँ तक। ये क्या थी आपकी? कुतुब मीनार। क्या थी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें। कुतुब मीनार जो है
कुतुब मीनार का परिसर है, इसमें इल्तुतमिश ये इफेक्ट डाल देंगे आप इसमें। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर की ढाई माँ, अकबर की ढाई माँ के पुत्र, ढाई माँ के पुत्र आजम खान व बलबन के मकबरे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि कुतुब मीनार जो परिसर है आपकी, वहाँ जो क्षेत्र कुतुब मीनार का जहाँ बनी हुई है, वहाँ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर की ढाई माँ, ढाई का मतलब होता है जिसकी पालती, अकबर की ढाई माँ के पुत्र आजम खान तथा बलबन के क्या है मकबरे बने हुए हैं कुतुब मीनार परिसर के आसपास। ये इसका क्या है स्थिति। अगला काम क्या किया था उसने? दो काम हो गए इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के। नंबर 1 थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो 1192 ईस्वी में बानी कानून शुरुआत हुई है, 1198 में आकर उसका काम जो है वो बंद हुआ और वो पूर्ण निर्माण हुआ था। इसके बाद कुतुब मीनार थी, इसका 1199 में नींव रखी गई और 1223 में काम शुरू हुआ और 1326 ईस्वी में इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको मरम्मत करवाई। 1326 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या किया, पांचवी मंजिल पर। अब तीसरा इसका काम है, यानी कि पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो, दूसरा कुतुब मीनार हो गया, तीसरा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य किया, इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का नंबर 1 बात कब शुरू हुआ काम? 1199 में। कितने दिन के लिए? 2.5 दिन के लिए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। दूसरी बात, तीसरी स्थिति इसमें कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से सुनिए 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये रियल में हाल फिलहाल में एक मस्जिद है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको भी अपने पेपर में क्वेश्चन में डाल के आना। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो इमारतें बनवाई, जो कार्य किए हिंदुस्तान में, उसके लिए 2.5 दिन का झोंपड़ा भी इम्पोर्टेंट है। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है और उसका जो कार्य था वो 1199 शुरू हुआ अंतिम दिनों में और 2.5 दिन चला, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अजमेर राजस्थान में इसमें इससे पहले यहाँ एक मस्जिद नहीं थी, यहाँ कोई मंदिर था, यहाँ एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था और इस संस्कृत विद्यालय का जो निर्माण था वो विग्रहराज चतुर्थ ये व्यक्ति का नाम है, राजा के वहां के उनका नाम है। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था जनता जनार्दन की शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए ये काम किया था। इस संस्कृत विद्यालय की शुरुआत जहाँ ये मस्जिद बनवाई, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण काम। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो स्थितियां हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी समय के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी समय था उसके बारे में बात करते हैं।
दरबारी कवि था, ऐबक का ऐसे डालेंगे, ऐबक का दरबारी कवि। मिन्हाज उस सिराज जो था वो इसका दरबारी कवि नहीं था। मुख्यतः इसके दरबार में एक ही विद्वान था, उसका नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? निजामी, हसन निजामी। और इसने ग्रंथ लिखा, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर यह ग्रंथ 12वीं व 13वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें 1192 से 1228 तक की घटनाओं का वर्णन है। घटनाओं का क्या वर्णन है? 1192 से यानी कि मोहम्मद गौरी से लेकर और 1228 तक, ये मानिए इल्तुतमिश तक, इससे आगे तक रहा था, वहां तक की घटनाओं का वर्णन है। तो यह भारत में निर्मित पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है। भारत में निर्मित पहला, भारत में निर्मित पहला ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, भारत में निर्मित पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये बताता है कि ये जो घटनाएं घटी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि का क्या नाम था? हसन निजामी था। उसका ग्रंथ का क्या नाम है? ताज उल मासिर। 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखा गया। 1192 से 1228 तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह भारत का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य ग्रंथ है। इसके बाद अपन चलते हैं एक और था इसका, फखरुद्दीन मुदबिर इसका क्या था? एक दूसरा विद्वान था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हसन निजामी के साथ। आगे चलते हैं, यानी कि इसका दरबारी कवि हमने बता दिया। दरबारी कवि का नाम था हसन निजामी और हसन निजामी जो था उसके ग्रंथ का क्या नाम था? ताज उल मासिर। और जो मिन्हाज उस सिराज था उसके ग्रंथ का जो नाम था, जो मिन्हाज उस सिराज था उसके ग्रंथ का नाम जो था वो था ताज उल मासिर के साथ ही उसे अपन क्या करते हैं? याद करते हैं। और तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी उसके ग्रंथ का नाम। और हसन निजामी ग्रंथ का क्या नाम था? ताज उल मासिर नाम था। आप ताज उल मासिर को ज्यादा तजर्बा देंगे। आगे चलते हैं। हाँ, किसी सुल्तान के शब्द है, किसी सुल्तान के एक या दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों बेटे हैं, सभी तुर्की गुलाम मेरे बेटे हैं। ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलामों के लिए कहा। एक बार कमेंट कर रहा हूँ। सभी सुल्तानों के एक या दो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों बच्चे हैं, सभी तुर्की गुलाम मेरे बच्चे हैं। ये कथन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दासों के लिए कहा था। आगे इसमें है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु जो थी एक असाधारण घटना थी। मृत्यु की 1210 ईस्वी में, यानी कि ऐबक की मृत्यु हेडिंग डालेंगे अपन, ऐबक की मृत्यु, ऐबक की क्या मृत्यु, ऐबक की जो मृत्यु थी वो कब हुई? 1210 ईस्वी में।
कहाँ? लाहौर में। लाहौर में। और कैसे हुई? चौगान खेलते हुई। चौगान। चौगान जैसे क्या कहते हैं? पोलो। उस टाइम से क्या कहते थे? चौगान कहा जाता है। चौगान ये सब है। तो ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। घोड़े से गिरकर हुई। ये बात समझ आ गई क्या? बता दीजिए ना, अपना ही है। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसके बाद जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल नहीं रही, वो समझाएंगे आगे। इससे पहले की और समझ लेते हैं अपन। ये बात ध्यान रखना कि 1210 ईस्वी में लाहौर में, पाकिस्तान में है लाहौर, की राजधानी थी, दिल्ली की राजधानी नहीं थी, इसे ध्यान रखना। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। अब आगे क्या होता है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें इसके पास जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों के अलावा इसने किसी प्रदेश को जीतने का प्रयास नहीं किया। किसी प्रदेश को जीतने का प्रयास नहीं किया। उसका कारण यह था कि उसने ये समझा कि मेरे पास जो प्रदेश हैं उन्हीं को सुरक्षित कर लो, बाकी को जीतने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो यह अपनी जो क्षेत्र था वहीं तक सीमित रहा, इसलिए इसकी राजधानी हमेशा लाहौर ही बनी रही। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली अपनी राजधानी नहीं बना सका। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। जब इसकी मृत्यु हो गई किसी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर, तो उस टाइम स्थितियां सामान्य नहीं रही। लाहौर में जो स्थिति थी वो ये थी कि आराम साहब को वहां के लोगों ने शासक बना दिया। दिल्ली सल्तनत का शासक किसको बनाया गया? इसके बाद आराम साहब को शासक बनाया गया। लेकिन दिल्ली में स्थिति, ये तो लाहौर में शासक बनाया गया था ना, क्योंकि लाहौर में बना था वो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में 1210 की बात कर रहा हूँ, समझे? 1210 की बात कर रहा हूँ। आराम साहब को शासक बनाया लाहौर में, वहां के लोगों ने 1210 लाहौर बना दिया। इधर दिल्ली में क्या स्थिति हुई? दिल्ली में स्थिति ये रही कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद और गुलाम था, जिसके साथ कुतुब बेगम का विवाह हुआ था, इल्तुतमिश, जिस टाइम ये इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में, उस टाइम बदायूं का सूबेदार था। इसका था बदायूं का सूबेदार। क्या था? बदायूं का सूबेदार था। ये बदायूं से कहा गया, अमीरों ने से कहा, अमीर लोग दो चीजें, अमीर वर्ग। सल्तनत काल में राजा बनाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे, निश्चित कानून नहीं थे, अमीरों का वर्चस्व था। इसलिए अमीर वर्ग ने, यानी दिल्ली के आसपास जो तुर्की अमीर थे, उन लोगों ने बदायूं से इल्तुतमिश को बुलाकर दिल्ली में सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। और समस्या खड़ी हुई, ये तो बन गया दिल्ली में सुल्तान। इल्तुतमिश तो कहाँ बन गया? दिल्ली में सुल्तान। ये तो लिख देते हैं इस बार, इल्तुतमिश कहाँ बन गया? दिल्ली में सुल्तान बन गया। और लाहौर में वहां की जनता ने जो सुल्तान बनाया वो आराम साहब बना दिया। अब स्थितियां इन दोनों के बीच रही कि आराम साहब है इल्तुतमिश, दोनों में
स्थितियां बिगड़ने लगी, क्योंकि दो एक नाम में दो तलवार नहीं रह सकती। तो इसलिए क्या हुआ, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध की जगह का क्या नाम है, युद्ध का युद्ध। युद्ध का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आराम शाह को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया और अंत में इसे मार दिया गया, मार दिया गया। और इस प्रकार इल्तुतमिश शासक बना। कौन शासक बना, इल्तुतमिश शासक बना। तो ये स्थिति उनकी कहानी थी कि दिल्ली में जो अमीर वर्ग था, उसने अमीर वर्ग ने दिल्ली में बदायूं से, बदायूं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जिला है, और बदायूं से इसको बुलाकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, तो शासक बनाया। और लाहौर की जनता ने आराम शाह को शासक बना दिया। आराम शाह ने भी करीब 2-3 महीने शासन किया और स्थितियां ऐसी रही कि युद्ध के युद्ध में इल्तुतमिश ने से हमेशा के लिए पकड़ लिया और जान से मार कैद कर दिया, मार दिया। ये चीज। अब हम आगे बढ़ते, इल्तुतमिश पढ़ने से पहले क्या पढ़ने से पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे जो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम। इसको पढ़ने से पहले एक शब्द है इक्ता, ये बहुत पूछा जाता है। इक्ता क्या है, तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज है ये। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। नंबर 1 बात, किस भाषा का, इसे याद रखेंगे, अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में इक्ता का अर्थ होता है भूमि। ये समझ में आपके आ गया होगा कि इक्ता जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में इक्ता का अर्थ क्या होता है, भूमि होता है। अब स्थिति भारत में क्या है, भारत में क्या स्थिति है, भारत में सबसे पहले जो इक्ता प्रथा है वो मोहम्मद गौरी ने शुरू की। मोहम्मद गौरी ने शुरू की। किसने शुरू की, मोहम्मद गौरी ने शुरू की। और गौरी ने सबसे पहले, अब मैं इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ वो याद करना जाएगा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता को क्यों पढ़ाया। क्या ख्याल करना आएगा आपको कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में इक्ता प्रथा लागू की और सबसे पहले इक्तादार सबसे पहले जो इक्तादार है, सॉरी सबसे पहली जो इक्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की है। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की है। यह आपकी बात समझ में आ रही होगी कि इक्ता सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत में शुरुआत की और सबसे पहली जो इक्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। और उस इक्ता का जो इक्ता दी गई उस जगह का नाम था कोहेराम। क्या नाम था, कोहेराम। इसे उस टाइम हॉन्स भी कहते, क्या कहते थे, हॉन्स भी कहा जाता था। तो कोहेराम नामक क्षेत्र की इक्ता सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दी, मोहम्मद गौरी का। याद करना आया होगा कि इक्ता प्रथा मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों पढ़ाई, यहाँ तक आया होगा आपको। इसलिए पढ़ाई है कि मोहम्मद गौरी ने इक्ता को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या था, दास और गुलाम था। तो इसने सबसे पहले जो इक्ता शुरुआत की, तो ये सबसे पहले जो इक्ता है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की, सबसे पहले भूमि। और इस क्षेत्र का नाम था, जिस क्षेत्र की भूमि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की गई, कोहेराम। ये इक्ता के बारे में और थोड़ा सा समझेंगे, ये बात आगे समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, इक्ता के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं।
एकता जो प्रथा है इसे सुदृढ़ व एक संस्था के रूप में, एक संस्था के रूप में इल्तुतमिश ने शुरू किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। यानी एकता प्रथा मोहम्मद गौरी की शुरुआत थी, लेकिन इसे सुदृढ़ और एक संस्था के रूप में, सुदृढ़ और एक संस्था के रूप में इल्तुतमिश ने शुरू किया। यहाँ तक बात आपकी करने आगे बढ़े। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। दूसरी स्थिति क्या रही इसमें? तीसरी स्थिति है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरी स्थिति है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरी स्थिति क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसने एकता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः चालू किया। ये आप समझ में आ रही होगी। एक बार प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। यानी एकता में 3-4 लोग आए। पहले आया मोहम्मद गौरी। पहले कौन आया? गौरी। गौरी ने सबसे पहले एकता किसको दी? ऐबक को। ऐबक के बाद एकता को सुदृढ़ और एक संस्था के रूप में विकसित किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद एकता को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बंद कर दिया और पुनः चालू किया फिरोज शाह तुगलक। ये स्थिति है। अब एकता के बारे में आपने इसमें समझा कि एकता प्रथा एक अरबी भाषा का शब्द है। एकता का हिंदी अर्थ होता है भूमि। लेकिन जो इल्तुतमिश ने जब एकता की शुरुआत की तो उसने क्या किया? सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर, नगद वेतन देने के स्थान पर, नगद वेतन देने के स्थान पर एकता को सुदृढ़ बना दिया। यानी कि जो भी उसके सैनिक होते थे और उन सभी को एकता जो थी वो दी जाती थी नगद वेतन के बदले। अब एकता में 2 स्थितियां थी। एकता के लिए जो स्थितियां हैं वो ये थी, नंबर 1 कि प्रांतीय एकता, और दूसरी थी ग्रामीण एकता। इन दोनों के लिए जो अधिकारी थे वो थे मुफ्ती, जिसे या वली भी कहते। क्या कहते थे? वली। मुफ्ती या वली कहा जाता था। एकता को एकत्रित करते थे और सम्राट तक पहुंचाते थे। इनका दूसरा काम मुफ्ती का यही था। ये अस्थायी सेना जो रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपने जो सुल्तान थे उनको उपलब्ध करा। तो ये स्थिति किसकी रही? एकता की रही। एकता सैनिक, 2 स्थितियां थी। एकता सैनिक और असैनिक दोनों के लिए दी जा सकती थी। अब ये प्रांतीय एकता और ग्रामीण एकता के बारे में अपन बात करेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। तो ये इसकी थोड़ी जानकारी थी। पूछा जा सकता है आपसे कि एकता प्रथा क्या है 2 नंबर में, 4 नंबर में, तो पूरी आप जानकारी लिख देंगे। एकता को एक बार पुनः इल्तुतमिश के समय भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण प्रांतीय एकता और ग्रामीण एकता के विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एकता में इतना आप समझ लीजिए कि एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है भूमि। और इससे भी समझ में नहीं आए तो ये मान लेना दान करने वाली भूमि। क्या नाम है इसका? एकता का अर्थ क्या है? दान देने वाली। दान देने वाली
ये इसका हिंदी अर्थ है और अरबी भाषा का शब्द है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगली क्लास हमारी जब भी होगी अपन इल्तुतमिश को इसी प्रकार विस्तार से पढ़ेंगे। आने वाले समय के लिए यदि आपको ये लगता है कि आपको ये ठीक प्रकार से समझ में आई ये चीजें, तो आप ऐसा करेंगे, इसके लिए कमेंट करेंगे कि आपकी समझ में आया है। आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप बता सकते हैं मैं थोड़ा और धीरे पढ़ा सकता हूँ। यदि आपको ये लगता है कि सर आपको और कोई एक्टिविटी इसमें करनी है, जैसे कि धीरे लिखना है या चौक का कोई कलर बदलना है, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद तीसरी स्थिति ये है कि पढ़ाने का तरीका और भी बदला जा सकता है कि मैं पहले बोर्ड में ये सारी चीज़ें लिख लूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन सही ये है कि आप ऐसे करें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाएं और लिखने के बाद अपने खुद के नोट्स बना लें। तो बता देंगे आप जो भी, यदि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भी है आपकी जो कमेंट है उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। थैंक यू, लॉट ऑफ।